वेलकम एट सचिन क्लासेस बच्चों। आज आप लोगों का फाउंडेशन के पेपर आपके कंप्लीट हुए होंगे। आई थिंक आप नाउ अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे होंगे। एंड मैं आपको बता दूं, मेरे साथ अभी सोनू खत्री सर है जो सचिन क्लासेस पे अकाउंट्स की क्लासेस लेते हैं और पिछले 10-12 सालों से इनको टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड एक बार आगे बढ़ने से पहले अब मैं बता दें, सचिन क्लासेस जयपुर में सिचुएटेड है। हम ऑल लेवल की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ। एंड पिछले 22 सालों से हमारी क्लासेस चल रही है। हमारी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे अवेलेबल है। सचिन रा क्लासेस एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसने पिछले 5 सालों में 65 ऑल ओवर इंडिया रैंक दिया इंटर फाइनल में, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट बच्चों ने एक ही रूप में लेते हुए पढ़े हैं। और जून 24 जो लास्ट रिजल्ट था वहाँ भी 9 AIR ने सिक्योर की है। एक हम ये और बताना चाहेंगे, हमारे जो अपकमिंग बैचेज है जून 25 और दिसंबर 25 के लिए, वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 दिन की हमारी ट्रायल क्लासेस है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने खुद फटाफट रजिस्टर करा लें। रजिस्ट्रेशन कोई चार्जेस नहीं है। 5 दिन की आप पहले ट्रायल क्लासेस लीजिए। आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी है, आप कहीं से भी बैठकर ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, लाइव, वो भी लाइव, नॉट रिकॉर्डेड, वो भी लाइव, है ना। तो आपको इसके बारे में मोर डिटेल चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सोनू सर, एक बात और बच्चों हम कहना चाहेंगे कि बच्चों, अब आप फाउंडेशन की जो पढ़ाई होती है वो इंटर और 11th 12th का बेस होता है। लेकिन जब आप इंटर में आते हैं तो मेरी आपसे पर्सनल राय है कि बिना सीनियर से राय लिए आपको कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। आप अपने सीनियर से पूछिए, जो किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं उसका फीडबैक लीजिए, उनसे उनका रिजल्ट पूछिए और उसके बाद ही आपको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। अदरवाइज बच्चों, आप थोड़ा सा आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तो हमारी पर्सनल राय है कि आप सीनियर से राय लेते हुए, अगर आप जयपुर में आके क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी ले रहे हैं, तो आप पहले सभी इंस्टीट्यूट्स के आप आराम से फीडबैक लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ का रिजल्ट देखिए और उसके बाद आपको कहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और अब सोनू सर, आज का पेपर मतलब बच्चे लोग काफ़ी खुश थे, तो क्या बहुत पेपर इजी था सर? सर पेपर इजी तो नहीं कह सकते, एक एवरेज पेपर था, पर हम लोगों ने बच्चों की जो प्रिपरेशन करवाई थी वो इस तरीके से था। मॉडल पेपर हम लोगों ने बहुत सारे सॉल्व करवाए, पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व करवाए, टेस्ट सीरीज में इतने सारे पेपर्स हम लोगों ने दे दिए, तो कुछ पार्ट छोड़ा ही नहीं ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि बाहर बाहर से आ रहा है और बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर दिया था, इसकी वजह से भी सर पेपर जो है वो बच्चों को सिंपल लगा था। आपके पेपर में तो वैसे भी हमेशा बच्चों के 90+ मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आते हैं, मतलब इतने सालों से हम देख रहे हैं। तो खैर सोनू सर, बच्चे फटाफट अपनी चर्चाएं तो होती रहेगी। बच्चे आज का MCQ आंसर देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सर। जरा बच्चों को बताइए। जी सर, बिल्कुल मैं सॉल्व करवाता हूँ बच्चों को। ओके, थैंक यू सर। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं 2 मिनट अपना सेटअप रेडी कर लेता हूँ। आज का पेपर बच्चों, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 50 थे, 51 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बिना किसी देरी के हम लोग 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसके करेक्ट आंसर जो हैं वो टिक करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया था, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री इज व्हाट एक्सपेंडिचर। तो नई फैक्ट्री डालने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है बच्चों, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। बिजनेस जब हम लोग रन करते हैं उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। तो बच्चों, फैक्ट्री का लाइसेंस लेने के लिए जो एक्सपेंडिचर था, इसका करेक्ट आंसर ए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस पे टिक कर देते हैं हम लोग साथ ही साथ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया था, द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग हैज नंबर ऑफ पिलर्स। तो बच्चों, इस पे आपका फर्स्ट चैप्टर यही दे रखा था, 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब 4 फ्रेमवर्क थे, 4 फ्रेमवर्क थे, उसमें से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर था सी, 4 फ्रेमवर्क, 4 पिलर्स, 4 पिलर्स होते हैं इसके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। तो बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था, हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, इक्विटी बच्चों ऑल्सो नोन एज कैपिटल। तो हमें इसका करेक्ट आंसर सी टिक करना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया था लेजर फोलियो, लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। तो बच्चों जब आप जर्नल बनाते हो, जर्नलाइजिंग करते हो, जर्नल एंट्री पास करते हो, तो जर्नल में ही लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है, उसमें नंबर फोलियो जो है वो नंबर जो है वो हमें लेजर के लिखना होता है। तो जर्नलाइजिंग के टाइम पे लेजर फोलियो फिल किया जाता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर था ए, जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इसमें आपसे पूछा गया था बच्चों द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम appearing on the debit side of triple column cash book is posted to the discount column appearing on debit side of triple column cash book। बच्चों जो कैश बुक होती है, चाहे वो डबल कॉलम कैश बुक हो या ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो, जिसमें डिस्काउंट कॉलम होता है, तो हमें पता है कि डिस्काउंट जो डेबिट साइड पे होता है वो जनरली अलाउड होता है और डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर था कि डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। देखो यही आपसे पूछा गया था टोटल डिस्काउंट कॉलम अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के डेबिट साइड में जो डिस्काउंट कॉलम है उसका टोटल लेजर के अंदर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होना था। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बीआरएस का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपसे पूछा गया है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर फॉर 22,400 has been recorded as 24,200 in cash book while the same has been collected and credited by bank as to 22,400। बच्चों एक डेटर से चेक रिसीव हुआ है 22,400 का और हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया है 24,200। तो वाइल सेम हैज बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, जब डेटर से आपको एक चेक रिसीव हुआ है तो आप उसको कैश बुक में गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर पासबुक में वो करेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ है। तो आपकी जो पासबुक है वो तो 22,400 से इंक्रीज हुई, कैश बुक जो है उसको आपने 24,200 से इंक्रीज किया है। तो द डिफरेंस अमाउंट है 24,200 माइनस 22,400 1600। तो 1600 से आपकी कैश बुक अननेसेसरली ज्यादा बढ़ी हुई है। आगे दे रखा है बच्चों हाउ शुड इट बी treated while drafting BRS if the balance as per cash book is the starting point। बच्चों बेस कैश बुक है, कैश बुक का ही बैलेंस बेस दे रखा है और आपने कैश बुक को 1600 से ज्यादा दिखा रखा है एज कंपेयर टू पासबुक। तो आपको वो कैश बुक 1600 से रिड्यूस करनी चाहिए। तो बच्चों सॉरी 16 क्या 1800, इसका डिफरेंस अमाउंट जो है वो 1800 था। 24,200 माइनस 22,400 दैट इज 1800। तो 1800 से जो कैश बुक आपकी ज्यादा दिखा रखा है उस 1800 से आपकी कैश बुक को कम करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ए था, 1800 इज टू बी डिडक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड में से कौन सी टर्मिनोलॉजी ट्रू नहीं है। इट इज मैंडेटरीली प्रिपेयर्ड। बच्चों इसमें लिखा है कि ट्रायल बैलेंस क्या मैंडेटरी है प्रिपेयर, तो बच्चों ट्रायल बैलेंस मैंडेटरी नहीं होती। उसके बाद लिखा हुआ इट इज पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट का भी पार्ट नहीं है, एक लूज पेपर है, एक लिस्ट ऑफ अकाउंट है। इट प्रूव्स अकाउंटिंग एक्यूरेसी, नहीं बच्चों ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी चेक नहीं करता। तो इनमें से तीनों ही पॉइंट जो हैं इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना था डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इसमें आपसे पूछा गया था गुड्स वर्थ ₹24,000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज।
बच्चों ड्राइंग का क्वेश्चन है, गुड्स की ड्राइंग हो रही है तो आपको पता है कि इसकी जर्नल एंट्री ड्राइंग टू परचेज होता है। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों बी है, ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इसमें आपसे पूछा गया था सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। अगर आप ऑफिस फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो इससे जो रिसिप्ट होती है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, पर अगर आपने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया इट मींस उसको आपने रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया। तो जब आप कोई कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं और वाइस वर्सा, तो बच्चों ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो इसका करेक्ट आंसर बी था बच्चों, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें आपसे पूछा गया था ऑब्सोलेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड फैशन। बच्चों जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कोई इनोवेशंस होता है, उस वजह से आपकी अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्सोलेंस जिस वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है वो चेंज इन टेस्ट एंड फैशन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपका था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इसमें आपसे पूछा गया बच्चों इन अ कंसाइनमेंट अकाउंट सेल इज सेंट बाय। अकाउंट सेल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बच्चों इसमें कंसाइनी ने जितना भी गुड्स सेल कर दिया या फिर कोई अमाउंट जो कंसाइनर को उसने एडवांस दिया, ये सारी डिटेल वो अकाउंट सेल में बनाता है, अकाउंट सेल में रिकॉर्ड करता है और वो डॉक्यूमेंट बना के कंसाइनर को भेज देता है। इट मींस अकाउंट सेल इज सेंट बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों था सी, अकाउंट सेल इज सेंट बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आपसे पूछा गया था बच्चों ऑन मार्च 1st 2024 हार्दिक ऑफ अहमदाबाद कंसाइंड 300 बेल्स ऑफ कॉटन टू कार्तिक ऑफ कोयम्बटूर जिसकी कॉस्ट 1,50,000 थी, टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 25% प्रॉफिट ऑन सेल। आपको जो गुड्स है वो इनवॉइस प्राइस पे सेल करना था और इनवॉइस प्राइस जो डिसाइड होगी वो 25% ऑन सेल है, जबकि ये 1,50,000 आपको कॉस्ट गिवन है। तो बच्चों हमने क्लास में आपको बताया था कि इसको आप तीन तरीके से कर सकते हैं, एक्स अज्यूम करके भी कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल तरीका कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है 25% ऑन सेल, जबकि हमारे पास सेल गिवन नहीं है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज सेल की जगह उसको प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट भी ले सकते हैं 1/4। 25% ऑन सेल है तो 1/3 33.33% ऑन कॉस्ट होगी। आप इसको x से भी कर सकते हैं, लेट द सेल बी x, प्रॉफिट 25% ऑफ x, कॉस्ट आपका हो गया x माइनस 0.25x इज इक्वल टू 0.75x, उससे भी कर सकते थे। तो इसको सिंपली हम लोग तरीके से सॉल्व करते हैं कि 25% अगर सेल का परसेंटेज है तो वो 33.33%, 1/3 कॉस्ट का होगा। इट मींस 1,50,000 का 33.33% 50,000 आर्बिट्रेरी प्रॉफिट था बच्चों, लोडिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो जो इसका इनवॉइस प्राइस होगा 1,50,000 प्लस 50,000, इनवॉइस प्राइस 2 लाख होता है। पर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है बाय व्हाट अमाउंट शुड कंसाइनमेंट टू कोयम्बटूर अकाउंट इज टू बी credited to account for the loading on goods sent on consignment। इस क्वेश्चन में आपसे लोडिंग वाला पार्ट पूछा गया था, प्रॉफिट पूछा गया था कि इसमें प्रॉफिट कितना छुपा हुआ है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपका डी था 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है ऑन January 1st 2024 कल्पित ड्रॉ अ बिल वर्थ ₹3 lakh on Shivam for 3 months. Kalpit got the bill discounted on January 4, 2024 at 12% per annum. What is the amount of discount on bill? बच्चों हमें पता है कि जो डिस्काउंटिंग हो रही है वो 3 महीने पहले ही हो रही है। 3 दिन जो डेज ऑफ ग्रेस के हैं वो निकालने के बाद 3 मंथ एग्जैक्ट 3 मंथ बिफोर अगर बिल डिस्काउंट हो रहा है तो आपका डिस्काउंटिंग चार्ज 3 मंथ का होता है। यहां आपके पास रेट पर एनम दे रखी है 12, मतलब 1% फॉर 1 मंथ, मतलब 3 मंथ की रेट जो है वो 3% हो गया। तो आप डायरेक्ट बच्चों इसमें 3 लाख का 3%, 3 लाख का आप 3% कैलकुलेट कर सकते थे, तो इसमें अमाउंट आएगा 3,000 इंटू
3000 इंटू 3 9000, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपका था डी 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इसमें आपसे पूछा गया व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। जब बिल का ऑनर होता है मतलब बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट होता है तो ड्रॉई किस अकाउंट को डेबिट करेगा। तो बच्चों हमें पता है ड्रॉई जो पेमेंट करता है बिल का तब एंट्री पास करता है बीपी टू कैश और बैंक, तो इसमें बिल्स पेबल अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था। इसका करेक्ट आंसर था बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आपसे पूछा गया था बच्चों व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुड्स टेकन ओवर बाय कोवेंचरर इन केस सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। हमें पता है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जब मेंटेन होती है तो बच्चों जॉइंट वेंचर में 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट होते हैं, कोवेंचरर, जॉइंट वेंचर और जॉइंट बैंक। यहाँ कोई कोवेंचरर जॉइंट वेंचर का गुड्स लेके जा रहा है तो जॉइंट वेंचर की सेल है, इस केस में हम जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कोवेंचर को डेटर बना लेंगे। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर था कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका बी है, कोवेंचर अकाउंट डेबिट होगा, जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 66, इसमें आपसे पूछा गया था जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ। बच्चों जॉइंट वेंचर में इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है इसलिए इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 67, इसमें आपसे पूछा गया है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। बच्चों हमें पता है जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं होती तो को-वेंचरर जब अपने अपने ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं तब हम इस सिचुएशन में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। वहां पर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर था ए, अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इसमें आपसे पूछा गया है वर्क इन प्रोग्रेस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप WIP, उन्होंने बोला कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस कौन से स्टेटमेंट में शो होता है, तो बच्चों हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालते हैं जहां ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। तो बच्चों यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो था इसी में WIP को रिकॉर्ड किया जाता है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर ए था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बच्चों इसमें आपसे पूछा गया था बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस। आपका डेप्रिसिएशन का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ये क्वेश्चन जो था इसमें आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप डेप्रिसिएशन की एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब बच्चों आपने फिक्स्ड एसेट को ऑलरेडी कम कर दिया, उसे बैलेंस शीट में असेट में से कम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डेप्रिसिएशन आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे सिर्फ डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट में शो करना था, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बी, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इसमें आपसे पूछा गया है बच्चों एन एसेट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। हमें पता है बच्चों फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो जो टेंजिबल एसेट्स होती है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका था टेंजिबल एसेट, इसी का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों इसमें नॉन करंट एसेट जो है वो भी फिक्स्ड एसेट्स होती है, पर इसके अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों पार्ट है। इसका एक्सक्लूसिव आंसर जो है वो नॉन करंट एसेट नहीं बन सकता था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर टेंजिबल एसेट्स हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 71, इसमें आपसे पूछा गया है इन अर्जुन्स गारमेंट बिजनेस फॉर द ईयर 2023-24 वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड, वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। गारमेंट बिजनेस में जो स्टॉक है 1 अप्रैल 23 के दिन 31 मार्च 24 के दिन 2,50,000 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिव था। बच्चों ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। Purchase during the year was 9,50,000. Rate of gross profit 30% on cost of goods sold. तो cost of goods sold का 30% gross profit दे रखा है बच्चों। सेल आपसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना था बच्चों आपको। हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों एक बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,50,000
प्लस 9,50,000, ये आपका हो गया 12 लाख। 12 लाख माइनस 2 लाख, बच्चों आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है 10 लाख। 10 लाख का यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 30% जीपी है, तो आपका 10 लाख का 30% 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है। अब अगर आपको सेल निकालनी है तो बच्चों हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल्स टू सेल, तो 10 प्लस 3 13 लाख। इसमें करेक्ट आंसर बच्चों आपका ए था, सेल इज इक्वल टू 13 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इसमें आपसे पूछा गया था बच्चों एन अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड बाय अ क्लब बाय अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। बच्चों हमें पता है कि जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव करते हैं वो एक रेगुलर डोनेशन नहीं होती। जनरली इस टाइप की डोनेशन हमें कोई कैपिटल एसेट बिल्डअप करना होता है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर था एक कैपिटल रिसिप्ट है ये, तो इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना था बी, कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 73, इसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकम स्टेटमेंट, एनजीओ का इनमें से कौन सा इनकम स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पूछा गया आपसे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछते तो बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट सारे ही होते। इसमें आपसे पूछा गया ओनली इनकम स्टेटमेंट, तो बच्चों एनजीओ की जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, यहाँ वहां पे इनकम और एक्सपेंसेस शो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इसमें आपसे पूछा गया है अ सोशल क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, a social club received subscription worth rupees 1,19,000 in cash during the year 23-24. Ascertain the amount of subscription to be credited to income and expenditure account given the following details. Arrear subscription मतलब outstanding subscription 31st March 23, 31st March 24, तो बच्चों ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब होता है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है पर रिसीव नहीं हुआ। आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 1,19,000, उसके बाद भी आपको 23,000 और रिसीव होना चाहिए था जो नहीं रिसीव हुआ। और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग था 17,000, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जो हम ये अज्यूम करते हैं कि कम से कम इस साल मिल गया होगा और ये अमाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो बच्चों 1,19,000 में से आपको 17 हटाना था, सब्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि वो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है, तो बचा 1,02,000। फिर बच्चों करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 23,000 जो आपका आउटस्टैंडिंग रह गया, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में नहीं मिल पाया, तो उसे आपको ऐड करना था, तो 1,02,000 प्लस 23,000 इज इक्वल टू 1,25,000। बच्चों आपके करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट शो होना था वो 1,25,000 शो होना था। इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इसमें बच्चों आपसे पूछा गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ एनजीओ इज बाय द नेचर। रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट एक तरीके से कैश अकाउंट की तरह ही होता है जिसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट रिकॉर्ड की जाती हैं, और कैश और बैंक हमारा जो है वो रियल अकाउंट होता है। तो ये बच्चों आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, इसमें आपको करेक्ट आंसर टिक करना था रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, बच्चों इसमें आपसे पूछा गया ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को आप कहां शो करते हैं? तो बच्चों बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी कैपिटल आता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बैलेंस शीट का एक दूसरा नाम है जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आती हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स जो हैं बच्चों वो ट्रेडिंग और पीएनएल, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना था डी, ये ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, इसमें आपसे पूछा गया है बच्चों इफ ओपनिंग कैपिटल इज 18 लाख, क्लोजिंग कैपिटल इज 22 लाख एंड ड्रॉइंग्स आर 8 लाख, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछा जा रहा है, तो आप इसमें सिंपली जो है कैपिटल से कंपेयर करके अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल 18 है और क्लोजिंग कैपिटल 22 है, इसका मतलब आपको कुछ अमाउंट प्रॉफिट का हुआ था। तो हम ये कैलकुलेशन करने के लिए जैसे मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल गिवन है 18 लाख, इसमें एक प्रॉफिट एलिमेंट मिसिंग है, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है, तो आप ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट एक्स मान के ऐड कर लीजिए। आप इसमें इक्वेशन बना सकते थे कि जो ओपनिंग कैपिटल इसमें इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल।
तो आपका जो ओपनिंग कैपिटल है प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब यहां पर आप रैंडमली बाकी सारी फिगर्स रख लीजिए और आपसे जो पूछा है प्रॉफिट और लॉस उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। जैसे ये प्रॉफिट की जगह एक्स अज्यूम कर लेते, तो ओपनिंग कैपिटल 18, प्रॉफिट हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं, माइनस ड्रॉइंग्स 8 लाख इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप इक्वेशन भी बना सकते थे कि क्लोजिंग कैपिटल, इसमें आप ऐड कर दीजिए ड्रॉइंग, जो माइनस का है उधर आप आके प्लस कर देंगे, और जो ओपनिंग कैपिटल है उसे भी आप इसमें से माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते थे। क्लोजिंग कैपिटल जो है वो बच्चों आपका 22 लाख है, ड्रॉइंग्स जो हैं बच्चों वो आपकी 8 लाख है, ओपनिंग कैपिटल बच्चों आपकी 18 लाख है, तो आपका 30 माइनस 18 12 लाख ये आपका प्रॉफिट रहा होगा। अब देखिए वैसे रख लीजिए कि ओपनिंग कैपिटल 18 लाख, प्रॉफिट 12 लाख, टोटल हो गया आपका 30, 18 प्लस 12 30, ड्रॉइंग 8 लाख जिसकी वजह से आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है, तो 30 माइनस 8 22 लाख क्लोजिंग कैपिटल। ये क्रॉस चेक हो गया। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो आपको टिक करना था ए 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इसमें आपसे पूछा गया था बच्चों नोटिंग चार्जेस पेड बाय द ऑफ द बिल आर टू बी रिम्बर्स्ड बाय द। नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था बच्चों। होल्डर ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट, जो बिल का होल्डर होता है जिसके पास बिल होता है, एक बार तो नोटिंग चार्ज का अमाउंट उसे पे करना होता है, पर बाद में वो अमाउंट ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर उसको वो रिम्बर्स करता है, उसको वो बेयर कर लेता है, उसका बर्डन नोट होल्डर ऑफ द उसका बर्डन जो ड्रॉई है वो ले लेता है। तो बच्चों पेड बाय द होल्डर एंड रिम्बर्स बाय द एक्सेप्टर, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको टिक करना था वो बी 78 में करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इसमें आपसे पूछा गया बच्चों द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमें पता है बच्चों की स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो स्टैग्नेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, हर साल सेम रहता है, पर रिटर्न डाउन वैल्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाता है, क्योंकि वो बची हुई वैल्यू डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है उस पर रेट अप्लाई करना होता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर था डी डिक्रीजेज ईयर बाय ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अकाउंटिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि डिसीजन मेकिंग हो पाए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जानने होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है। तो बच्चों सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट ये भी ऑब्जेक्टिव है, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों इसमें आपको करेक्ट टिक करना था डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, इसमें आपसे पूछा गया है इफ द इनकम्स आर, इनकम 27,500 है, डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड 2,600 है, देन एक्सपेंडिचर्स आर। बच्चों आपके एनजीओ के अंदर डेफिसिट तब होती है जब आपके बिजनेस में इनकम्स कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। तो आप इनकम और डेफिसिट इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके एक्सपेंडिचर का अमाउंट आ जाएगा। मतलब 27,500 और 2,600 29 30,100, आपके एक्सपेंडिचर 30,100 रहे होंगे। आप चाहे तो माइनस कर लीजिए कि एक्सपेंडिचर आपके 30,100 है, इनकम आपकी माइनस कर दीजिए 27,500 है, इसी वजह से आपको डेफिसिट 2,600 का हो रहा है। तो बच्चों इसमें आपसे एक्सपेंडिचर ही पूछा गया था, तो आपके एक्सपेंडिचर डी आंसर का होना चाहिए था 30,100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इसमें आपसे पूछा गया बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है? क्रेडिटर्स कितने बचे हुए हैं? ओपनिंग क्रेडिटर्स 19,000 थे। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप क्रेडिटर अकाउंट बना के भी कर सकते थे या बिना क्रेडिटर अकाउंट बनाए भी इसको किया जा सकता है सॉल्व।
आपके ओपनिंग क्रेडिटर अगर 19,000 है, क्रेडिटर्स को पेमेंट आपने 54,800 किया है जिसकी वजह से क्रेडिटर कम हो जाते हैं। डिस्काउंट आपने क्रेडिटर से 1,000 रिसीव किया जिसकी वजह से भी क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं। पर आपने क्रेडिट परचेज 61,200 की है जिसकी वजह से क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। तो आपके पहले से क्रेडिटर थे 19,000 और आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो 61,200 है। इट मींस 19 प्लस 61 80,200। आपके 80,200 के जो क्रेडिटर्स हो गए। देखिए ओपनिंग क्रेडिटर पहले से थे 19,000 और आपने परचेस कर ली 61,200 तो टोटल क्रेडिटर हो गया 80,200। अगर आपने उसमें से 54,800 का पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। 1,000 का डिस्काउंट रिसीव कर दिया क्रेडिटर और कम हो जाएंगे। तो टोटल क्रेडिटर और कम कर दो, इसमें क्रेडिटर आप कम करोगे 55,800। तो बच्चों ये माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके क्लोजिंग क्रेडिटर बच जाएंगे। तो आपका यहां पर आपका ये बच गया 24,400। तो आपके ये क्लोजिंग क्रेडिटर बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर आपका था डी 24,400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है इन एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपका कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस बेस है। A check of rupees 3,655 deposited into bank but not recorded in cash book। जब आप एक चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपका कैश बुक इंक्रीज करते पर यहाँ इंक्रीज नहीं हुआ, इन्होंने बोला नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पर अगर चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ और बैंक ने उसे क्लियर किया है तो आपका पासबुक बैंक बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस वो तो इंक्रीज है और कैश बुक आपकी इंक्रीज नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो बच्चों बीआरएस के अंदर अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है बेस तो हम अपोजिट करते हैं। वैसे तो देखिए आपका जब चेक डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक नहीं बढ़ पाई और कैश बुक की बेस है तो हमें कैश बुक को इंक्रीज कर देना चाहिए। पर यहाँ पर कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है तो हम इसको इंक्रीज की जगह डिक्रीज करते हैं। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर था बच्चों जो आपको टिक करना था डिडक्टेड बाय 3,655। नेक्स्ट, इसके पीछे मैंने आपको बहुत सारे रीजन भी दिए थे, पूरा एक स्टेटमेंट बना के भी बताया था कि जो अपोजिट क्यों किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 84, इसमें आपसे पूछा गया है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब। बच्चों लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम रिसिप्ट होती है जो क्लब रिसीव करता है, ये एक कैपिटल रिसिप्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको टिक करना था बच्चों बी कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है सेल रिटर्न बुक इज। बच्चों हमें पता है कि जर्नल जो है उसको अगर प्रॉपर क्लासिफाई करिए तो जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल होती है। और स्पेशल जर्नल में परचेज डे बुक, सेल डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी बुक्स आती हैं। तो सेल्स रिटर्न बुक एक जर्नल का पार्ट है। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर आपको टिक करना था ए। नेक्स्ट बच्चों 86 क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 CAS 7 किस अकाउंटिंग CAS 7 किससे डील करता है। तो बच्चों यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसकी लिस्ट हमारे पास कॉस्ट के अंदर दे रखी है। उसमें सारे जैसे CAS 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, CAS 2 है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, ऐसे ही बहुत सारे CAS दे रखे हैं, अराउंड 29 CAS दे रखे हैं। उसमें से CAS 7 एम्प्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना था बी एम्प्लॉय कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, इसमें आपसे पूछा गया है बच्चों विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो मल्टीपल प्रोसेस से होके गुजरती हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो आपको टिक करना था वो था ए प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है इन केस ऑफ costing ... costing the main objective is to ascertain cost that have been incurred in the past। जो पास्ट में कॉस्ट आपने incurred किया है वो किस मेथड ऑफ कॉस्टिंग की वजह से। तो बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की वजह से जो पास्ट में incurred की हुई कॉस्ट होती है उसे ascertain किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी टिक करना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89,
इसमें आपसे पूछा गया बच्चों विच इज द एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। तो बच्चों सीमेंट जो होता है वो मैट्रिक टन्स में वेट किया जाता है, तो इसके लिए एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट है मैट्रिक टन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 90, इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी डिवाइस है इज द डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉस्ट इनटू स्मॉलर सब डिवीजन एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट और सर्विस। तो बच्चों जो कॉस्ट यूनिट होती है उसके हिसाब से हम जो कॉस्ट है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो आपको टिक करना था वो कॉस्ट यूनिट था। जैसे इससे जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन सी कॉस्ट यूनिट सीमेंट इंडस्ट्री के लिए है, तो सीमेंट जो है वो जनरली मेट्रिक टन में जाता है। जैसे इसका और एग्जांपल दूं आपको, अगर कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है तो उनकी जो कॉस्ट है वो पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उनकी जो कॉस्ट है वो टन किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो ये इनकी एक कॉस्ट यूनिट है, यूनिट ऑफ कॉस्ट को मेजर करने का तरीका है। तो जनरली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर ये यूनिट ऑफ कॉस्ट यूनिट को मेजर करने का तरीका है। तो इसी में यहाँ पे यही आपसे पूछा गया है किसी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को स्मॉलर डिवीजन में डिवाइड करना, स्मॉलर सब डिवाइड करना किसका पार्ट है, तो बच्चों ये कॉस्ट यूनिट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन। बच्चों फंक्शन वाइज कॉस्ट को हम लोग जैसे स्टेट आपने कॉस्ट शीट बनाई थी, कॉस्ट शीट में आपने कॉस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोडक्ट्स, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों फंक्शन वाइज कॉस्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च डेवलपमेंट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो आपको टिक करना था वो था सी 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 बच्चों, 92 सबसे सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आपसे इसमें आपसे पूछा गया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI इन्होंने दिए थे। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है आपको बी टिक करना था। नेक्स्ट ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द गिवन डेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3,60,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 3,40,000, वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड इज 1,80,000। बच्चों हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड में पहुंचने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करना होता है। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना के भी इसको कर सकते थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका गिवन है विच इज 3,40,000, इसमें आपको ऐड करना था ओपनिंग फिनिश गुड, लेस करना था क्लोजिंग फिनिश गुड। तो आपका बच्चों आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS। तो बच्चों यहाँ पर आप वैल्यूज रख लो जो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे 3,60,000 अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो है वो 1,80,000 अवेलेबल है। यहाँ पर अब आप रिवर्स कैलकुलेशन करके कर सकते थे इससे कि 3,60,000 ये इसमें 3,40,000 प्लस 1,80,000 ये आपका हो गया 5,20,000। 5,20,000 में से आप क्या माइनस करोगे कि 3,60,000 आ जाए, तो 520 माइनस 360, तो बच्चों 1,60,000, आई गेस मेरी कैलकुलेशन सही है, 1,60,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका 3,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो है वो 1,60,000। इसका करेक्ट आंसर बी टिक करना था बच्चों आपको। नेक्स्ट इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है 94, कौन सा ओवरहेड है आर द कॉस्ट इनकर्ड इन हैंडलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द टाइम इट इज रेडी फॉर डिस्पैच और डिलीवरी until it reaches the ultimate कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है। तो बच्चों ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको आपको करेक्ट आंसर टिक करना था डी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें आपसे पूछा गया था बच्चों कॉस्ट आर बाय द नेचर हाइपोथेटिकल और नॉशनल कॉस्ट। तो बच्चों नॉशनल कॉस्ट एक इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, मतलब एक तरीके से इसके लिए एक्चुअल आपको पैसा खर्च नहीं करना होता है।
जैसे मान लीजिए कि आपका खुद कोई बिल्डिंग है जिसको आप ओन करते हैं, अगर वो बिल्डिंग में आप बिजनेस करते हैं तो उस बिल्डिंग का रेंट जो अभी आपको नहीं देना पड़ रहा, पर अगर आप वो बिल्डिंग कहीं रेंट पे लेते तो आपको रेंट देना पड़ता, तो वो एक नॉशनल कॉस्ट है, इम्प्यूटेड कॉस्ट है। तो इसका एक दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है कि इसी कॉस्ट को और क्या बोलते हैं, तो बच्चों ये एक इम्प्यूटेड कॉस्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है चार्जेबल एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज, तो बच्चों चार्जेबल एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्शन पे बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपेंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, ये एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 96 का आपको आंसर टिक करना था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है is the value of best alternative course of action that was not chosen, मतलब आपसे कौन सी कॉस्ट है जो आपका ऑल्टरनेटिव, अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव चूज करते उसके लिए अगर आप कोई कॉस्ट को बचा सकते हो, इसमें आपसे पूछा गया है जैसे कौन सी कॉस्ट है इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन। तो जब आपके पास कोई दो ऑल्टरनेटिव होते उसमें से कोई एक ऑल्टरनेटिव चूज करते हो, जिसकी वजह से अगर आप कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को छोड़ते हो, तो बच्चों इसका एक करेक्ट आंसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना था डी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इसमें आपसे पूछा गया है बैच कॉस्टिंग फॉलोड इन। बैच कॉस्टिंग में बच्चों बैचेस में प्रोडक्शन होता है, एक बैच में इस कुछ यूनिट्स बना के पहले से रख ली जाती हैं। तो बच्चों इसमें टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बैच कॉस्टिंग यूज करती है। इसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में एक प्रॉपर लिस्ट दे रखी है कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज की जाती है। तो बच्चों इसका ए आंसर आपको टिक करना था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है बच्चों 99 वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड। तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ पर यूनिट फिक्स्ड होती है, पर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, पर वो पर यूनिट हमेशा फिक्स रहती है, वो पर यूनिट में चेंजेस नहीं आते। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर आपको टिक करना था बी, पर यूनिट फिक्स्ड। लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जो है वो 3,22,000 सॉरी 2,32,000 एंड 2,05,000 है। इफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस देन फैक्ट्री कॉस्ट विल बी। अगर बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का 60% है, आपकी डायरेक्ट वेजेस यहां पे दे रखी है 2,05,000, तो यहां इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 2,05,000 का 60%, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कैलकुलेशन बेस्ड। आपका डायरेक्ट वेजेस था 2,05,000 और फैक्ट्री ओवरहेड था इसका 60%, 1,23,000। तो आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड थे वो थे 1,23,000। आगे आपसे पूछा गया है देन फैक्ट्री कॉस्ट विल बी। तो आपको पता है बच्चों की प्राइम कॉस्ट जो होती है सॉरी, उसमें अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दूं तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट इन दोनों का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का सम होता है, तो 232 प्लस 2,05,000 इज इक्वल टू 4,37,000। तो आपका 4,37,000 प्राइम कॉस्ट था बच्चों। फैक्ट्री ओवरहेड आपने यहाँ पर ये फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 1,23,000 हो गया, आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 5,60,000 आई गेस। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो 5,60,000 ए, ये आपको टिक करना था। तो बच्चों ये थे आपके 50 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर सिंपल था, पर एक एवरेज पेपर था जिसके सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने मॉड्यूल अच्छे से किया है और आपने मॉडल टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट की तरफ से इशू किए हैं वो अच्छे से किए हैं, तो बच्चों ये आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाला पेपर था जिसको आज आप कर सकते थे। तो बच्चों अब हम लोग इस रिकॉर्डिंग को एंड कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, तो चलिए मिलते हैं फिर